नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे थे और इकोनॉमी का ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, सभी वनडे एंट्रेंस यानी एक दिवसीय परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, चाहे वो दरोगा की वैकेंसी हो, लेखपाल की वैकेंसी हो या फिर समीक्षा अधिकारी की हो। ठीक है, सभी में इकोनॉमी से 3 से 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग 3 से 4 प्रश्न को कंफर्म कर लें। 7 से 8 वीडियो में टोटल कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, पहला वीडियो हम लोगों ने देखा है, क्या है अर्थव्यवस्था, क्या है, कितने प्रकार हैं उसके और उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, इन सारे तथ्यों पर हम लोगों ने बात की थी। जैसे अर्थव्यवस्था के प्रकार में हमने बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था, आत्मपूरक अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था के साथ साथ अविकसित अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा किया था। तो ये सेकंड लेक्चर है। हम लोग देखेंगे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि होता क्या है? तो आर्थिक समृद्धि जो है वो किसी समयावधि में होने वाले वास्तविक आय में वृद्धि को ही हम लोग आर्थिक समृद्धि कहते हैं। जैसे समयावधि क्या है? कोई एक फिक्स टाइम है, उसमें हम लोग अगर जीडीपी, जीएनपी या पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तो उसे हम लोग आर्थिक समृद्धि के ही दृष्टिकोण से देखते हैं, यानी आप इकोनॉमिक रूप से थोड़ा समृद्ध हो रहे हैं, वही है आर्थिक समृद्धि। अगर बात करते हैं आर्थिक विकास की, तो इसमें जीडीपी, जीएनपी या प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ संरचनात्मक, संस्थागत और गुणात्मक को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये आर्थिक विकास हो जाता है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि प्लस संरचनात्मक प्लस संस्थात्मक प्लस गुणात्मक चेंज जो है उसको अगर ऐड कर लिया जाए तो आर्थिक विकास का मानक तैयार हो जाता है। केवल अर्थव्यवस्था में वृद्धि है आर्थिक समृद्धि, जबकि इससे जो है हम लोग टोटल कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था और समाज दोनों में विकास कर सकते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का एक कथन है, किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी संभव है जब वहाँ लोगों को चयन की स्वायत्तता या स्वतंत्रता का विस्तार हो। चयन की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आपके पास अधिकारों का विस्तार हो, आप अपना अधिकार खूब विस्तृत कर सकते हैं। और दूसरी बात, क्षमता का विस्तार हो, आपके अंदर कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ठीक, तभी चयन की स्वतंत्रता होगी और तभी आर्थिक विकास संभव है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एसडीआई की बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक की। तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संबद्ध पाकिस्तानी एक इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक ने किया था। 1990 में एसडीआई के स्थापना यानी मानव विकास सूचकांक की स्थापना महबूब उल हक ने किया था। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, ध्यान रखना है। ए.के. सेन और सिंगर हसन, ये दोनों खगोल शास्त्री हैं, ये भी पाकिस्तान से ही हैं। इनके सहयोगी थे। एसडीआई की स्थापना में महबूब उल हक के सहयोगी थे ए.के. सेन और सिंगर हंस। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग जो एसडीआई है इसके अंतर्गत 3 सूचकों को शामिल करते हैं। सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को, देन एडुकेशन यानी शिक्षा को, और तीसरा जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और सकल घरेलू उत्पाद मापा जाता है एसडीआई से, मानव विकास सूचकांक से। अगर बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की, तो इसकी रिपोर्टिंग जो है स्टॉकहोम से होती है, स्टॉकहोम द्वारा जारी किया जाता है। अगर बात करते हैं भारत की रैंकिंग, तो 2017 में भारत की रैंकिंग 135 थी। 2018 में जो भारत की रैंकिंग रही है 130 रही है, टोटल 189 देशों में। जबकि अगर फर्स्ट कंट्री की बात करते हैं तो नॉर्वे रहा है, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे। अगर बात करते हैं 2016 में, तो भारत 131 स्थान पर रहा है 189 देशों में। अगर हम लोग कुछ अदर जैसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 की बात करते हैं, तो ये वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 50 देश हैं टोटल। अमेरिका इसमें टॉप पर रहा है। ठीक है, जबकि 36वें क्रम पर रहा है भारत। 2018 में 44वें क्रम पर था भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में। ठीक है, 2019 में 36वें क्रम पे रहा, 2018 में 44वें क्रम पर रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की 2018 में, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। 189 देश हैं इसमें। नॉर्वे प्रथम पे रहा है 130 नंबर पे, भारत रहा है 2019 के क्रम में। ये 2018 का डाटा है, 130वें क्रम पे रहा है। 2016 में 131वें क्रम पे रहा है। ठीक है, 2019 यूपीपीसीएस में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, वैश्विक भूख यानी हंगर सूचकांक 2018 ये कहाँ से जारी किया जाता है? तो ये जर्मन संस्था है। इसमें 119 देश टोटल शामिल हैं। बेलारूस सबसे ज़्यादा भूखमरी वाला देश है, जबकि 103 नंबर पे भारत का स्थान है। 103वें क्रम को पूछा गया है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूखमरी सूचकांक में।
ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक हैं जिसे हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। आइए देखते हैं भारत में आर्थिक नियोजन या योजनाओं, तो योजनाएं कैसे लॉन्च हुई। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ड्राफ्ट की रूपरेखा तैयार होता है, कार्य करने के तरीके इसमें निर्दिष्ट होते हैं, उद्देश्य इसका क्या रहता है, लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है। अगर बात करते हैं 14 और 18 के बीच, तो सन 1914 से 18 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। ठीक है। 1917 में रूस की क्रांति आई, उसके बाद साम्यवादी विचारधारा स्टालिन का कुछ उदय होता है। 1920 में योजना लॉन्च कर दी जाती है। ठीक। 1928 में 5 ईयर प्लान लागू होता है। 1950 में 2 देशों में 5 ईयर प्लान लागू हुआ है। ठीक है, यूएसए और यूएसएसपी। अगर हम लोग बात करते हैं 1910 में सर्वप्रथम नॉर्वे के प्रोफेसर क्रोसियन सोहेंडर ने अपनी आर्थिक नियोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। कहाँ के? नॉर्वे के लेखक हैं प्रोफेसर क्रोसियन सोहेंडर ने आर्थिक नियोजन के महत्व पर प्रकाश डाला था। आर्थिक नियोजन को विकसित करने का श्रेय सोवियत संघ को जाता है, जबकि उदय कहाँ से हुआ? नॉर्वे से हुआ है। ठीक है। 1928 में 5 ईयर प्लान का प्रारंभ किया गया। 1920 में भी नियोजन प्रारंभ हुआ था। अगर बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, यानी भारत में नियोजन का इतिहास क्या रहा है, तो 1934 में एम विश्वेश्वरैया, सभी को जानते होंगे, इनकी एक पुस्तक है फंडिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया, या क्या एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक क्या है? पेंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में 10 वर्षीय योजनाओं का महत्व इन्होंने दिया है। एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक। एम विश्वेश्वरैया को फादर ऑफ कर्नाटका के नाम से भी जानते हैं, कर्नाटक का पिता। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एम विश्वेश्वरैया की, तो इनका जन्मदिन है 15 सितंबर, राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर वैसे ही बात करते हैं 1938 कांग्रेस का अधिवेशन होता है हरिपुरा, एक गांव पड़ता है हरिपुरा। अधिवेशन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया था 1938 के, कहाँ? हरिपुरा अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ये कांग्रेस का अधिवेशन था। ठीक है। नेक्स्ट 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान लॉन्च किया गया, और बॉम्बे प्लान को हम लोग एक अदर नाम से भी जानते हैं, फॉर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इंडिया। इसे फॉर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट फॉर इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बॉम्बे प्लान को 1944 में लॉन्च हुआ था, ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस तो 14 सितंबर है। एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। रूस की क्रांति 1917 में हुई, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। 8 अगस्त 1944 की अगर बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्देशिल दलाल की अध्यक्षता में नियोजन एवं विनियमन विभाग की स्थापना की गई। अप्रैल 1944 में श्री मन नारायण ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की, जबकि 1945 में एम.एन. राय, जिन्हें संविधान का सलाहकार भी मानते हैं, भारतीय संविधान का सलाहकार एम.एन. राय ही हैं। 1945 में एम.एन. राय ने जन योजना को प्रस्तुति दी है। ठीक है, जन योजना को प्रस्तुत किया एम.एन. राय ने 1945 में। अगर हम लोग बात करते हैं एम.एन. राय की, तो ये एक साम्यवादी नेता थे। इन्हें संविधान सलाहकार भी माना जाता है, भारतीय संविधान का सलाहकार एम.एन. राय ही है। 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को प्रस्तुति दी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख लक्षण क्या है, तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, आर्थिक नियोजन का प्रमुख लक्षण है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में हम लोग जानेंगे, जैसे कि सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय कहाँ पे मिलना चाहिए, तो ये मिलना चाहिए पूर्ण रूप से आपको आर्थिक नियोजन के मामले में। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो, ये भी आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है या महत्वपूर्ण लक्ष्य है। गरीबी उन्मूलन या 5 ईयर प्लान या स्वरोजगार योजनाएं, ये सारी इसी के थ्रू आती हैं, और ये भी प्रमुख लक्ष्य है आर्थिक नियोजन का। ठीक है। नेक्स्ट आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये भी महत्वपूर्ण एक मुद्दा है। निवेश और पूंजी निर्माण के लिए बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण, मानव संसाधन का आर्थिक विकास, तीव्र आर्थिक विकास दर के साथ समावेशी विकास भी आपका महत्वपूर्ण तथ्य है या महत्वपूर्ण लक्ष्य है आर्थिक नियोजन के लिए। नेक्स्ट आय के विवरण को क्षेत्रीय विषमता से दूर रखना। नेक्स्ट उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के दौर को कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक नियोजन का। ठीक है, तो ये टोटल 10 स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, और इससे आप फाइनली आर्थिक नियोजन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ हेल्पफुल लग रहा हो तो आप फ्रेंड्स के भी जरूर शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।